हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एंड एमसीक्यूज। आज के सेशन में हम लोग सुपर एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे महाट्रांसको के लिए हमने सीरीज लॉन्च की थी पिछले महीने, बट ड्यू टू एसएससी जे एग्जामिनेशन हमने इसको पॉज किया था। बट अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले विद वेरियस डिफरेंट टॉपिक्स। आज के सेशन में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और उसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने वाले। ये आपके असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, मैं बता दूं इसके पहले कि अगर आपने 4 पार्ट्स नहीं देखे होंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। उस पर आप क्लिक करके जाके प्रीवियस सेशंस आपको जाके देखना होगा। काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको अच्छे से देखा, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले, उसकी आप चिंता ना करें। जो भी आपके मन में डाउट्स है, क्वेरीज है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग इस सेशन को शुरू करते हैं विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स यूजिंग अ टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट को लेके हुए हम लोग रेंज ऑफ इंटीजर क्या होगी अगर हम लोग 8 बिट्स से अगर उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा टूज कॉम्प्लीमेंट्स के लिए जो रेंज ऑफ n बिट्स रहती है वो रहती है -2 टू द पावर n-1। ये ध्यान में रखिएगा, 2 से लेके 2 टू द पावर n-1। अब यहाँ पे 8 बिट है तो ये n का जो वैल्यू है वो हमें 8 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें 2 टू द पावर n, दैट मीन्स 8-1 से लेके हमारा 2 टू द पावर 8-1। ओके, तो 2 टू द पावर 7 कितना होता है आपको पता है, 128। यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और 2 टू द पावर 7 कितना होगा, 128 -1, दैट मीन्स 127। ये आ गई हमारी रेंज। दैट मीन्स क्वेश्चन क्या पूछा था हमें, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटीजर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट्स यूजिंग अ टूज कॉम्प्लीमेंट। तो वो जो रेंज हो जाएगी हमारी -128 से लेके 127 के बीच में इंटीजर्स वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे 8 बिट्स को लेके हुए टूज कॉम्प्लीमेंट में। ओके, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं आपको बेसिक से मॉडरेट और मॉडरेट से हार्ड लेवल के क्वेश्चंस का आपको कवर कराने वाला हूँ। ओके, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको बेसिक क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग से रहते हैं। छोटे छोटे टॉपिक जो हम लोग अनकवर रहते हैं, अनटच रहते हैं, वो भी हम लोग सारे इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, हमें ग्रे कोड हम लोग को बाइनरी कोड में इसको कन्वर्ट करना है। ग्रे कोड हमारे पास क्या है, 0011, ये हमारे पास ग्रे कोड गिवन है। ठीक है, और इसको हमें इक्विवेलेंट बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए कैसा करना होगा, देखिए यहाँ पे ग्रे कोड है 0011, हमें ऐसे लिख लेना है। ये जो फर्स्ट 0 है हमें एज इट इज लिखना है 0 से हमें यहाँ पे XOR करना पड़ेगा इस 0 के साथ में। ओके, तो उससे पहले आपको XOR गेट का ट्रूथ टेबल जाना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। A, B और ये हो गया हमारा Y। ठीक है, 4 बार हमारे पास इनपुट है 00, 01, 10 और 11 के लिए। तो 00 के लिए हमारा आउटपुट 0 रहता है, 01 के लिए हमारा जो आउटपुट 1 रहता है, 01 के लिए आउटपुट 1 रहता है और 11 के लिए आउटपुट हमारा 0 रहता है। ये है हमारा XOR गेट का ट्रूथ टेबल। ओके, तो हमें ग्रे टू बाइनरी करना है, तो ध्यान में रखिएगा ये मेथड है। आपको ये 0 एज इट इज लिख लेना है। यहाँ पे 0 XOR हमें यहाँ पे करना है 0 से, तो क्या होगा आपका 0 XOR 0 0। देन 0 XOR हम लोग 1 से करेंगे तो 0 और 1 क्या होता है, हमें आउटपुट मिलेगा 1। और देन 1 अगर XOR हम लोग 1 से करते तो हमें आउटपुट मिलेगा 0। करेक्ट, 1 XOR 1 0। ओके, ये ट्रूथ टेबल है हमारा XOR गेट का। तो दैट मीन्स हमारा फाइनल आउटपुट क्या आया। ओके, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इसको। देखिए, ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट जो है 0010। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए, अभी आपको मैं यहाँ पे एक इमेज है, इसमें आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये ग्रे कोड है G3, G2, G1 एंड G0। ओके, G0। तो यहाँ पे एक एग्जांपल की तरफ से यहाँ पे 1010 को हमने इसको कन्वर्ट किया। ये हमारा क्वेश्चन डिफरेंट है और ये एग्जांपल डिफरेंट है। ठीक है, तो 1 को हमने एज इट इज लिख लिया। वैसे ये XOR का साइन है, हमने 1 को XOR किया 0 के साथ तो हमें आउटपुट मिला 1। 1 को हमने फिर से XOR किया 1 के साथ तो हमें आउटपुट मिला 0। 0 को हमने फिर से XOR किया इस डिजिट के साथ में तो हमें आउटपुट मिला 0। तो दैट मीन्स ये जो 1010 का जो आउटपुट मिला बाइनरी में वो हमें मिला 1100। अभी मैं आपको ग्रे टू बाइनरी हमने कवर करा लिया। अभी मैं आपको बाइनरी टू ग्रे भी आपको समझाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने ग्रे टू बाइनरी देखा था, ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखता हूँ। ठीक है, तो हमें इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में जाना होगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से XOR करते हुए जाना है। अगर हमें सिंपली बाइनरी टू ग्रे पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे अभी हमारे पास यहाँ पे बाइनरी में इसका बेस क्या है 2। ओके, क्या पूछा 11101,
करेक्ट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करना है। तो इसमें अगर हम यहाँ पे जिगजैग जा रहे थे तो हमें इसमें जो एडजेसेंट डिजिट्स है, बिट्स है उसको हमें यहाँ पे एक्सॉरिंग करते हुए जाना है। ये हमारा क्या था बाइनरी में, अभी हमें यहाँ पे ग्रे में कन्वर्ट करना है। तो 1 को एज इट इज लिख लेना है। ओके, आई चेंज द कलर सो दैट आपको समझा सकता हूँ। देन इस 1 को हमें एक्सॉर करना है इसके साथ में। तो क्या है, 1 XOR 1 क्या आता है, 0 आता है, करेक्ट। देन फिर जो 1 है, 1 के साथ अगर हम लोग एक्सॉर करते तो हमारे पास फिर से 0 आता है। 1 XOR अगर हम लोग 0 के साथ करते तो हमें आउटपुट मिलता है 1, जो आपको मैंने ट्रूथ टेबल बताया था उसके साथ। और 0 से 1 को हम लोग एक्सॉर करते तो हमें आउटपुट मिलता है 1। दैट मीन्स 1 0 1 1, दैट मीन्स 1, ये देखो 1 0 0 1 1, ये हो गया हमारा ग्रे कोड। दैट मीन्स हमने कन्वर्ट कर लिया बाइनरी टू ग्रे कोड। अभी यहाँ पे ये चीज़ खत्म नहीं हुई, अभी इसका मैं एक और लॉजिक गेट के साथ कैसे इंप्लीमेंट होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उस पर भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक नया क्वेश्चन एग्जामिनर इस पॉइंट से पूछता है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई आई होप। ग्रे टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो इस जिगजैग पैटर्न में जाना, ठीक है। इसके लिए आपको 0 0 0 1 1 0 1 1, इसका जो ट्रूथ टेबल है 0, इसमें 0 1 1 एक्सॉरिंग करना है आपको। जब भी आप इसके ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आप एक्सॉरिंग करोगे, और इसका एक्सॉर का आपको ट्रूथ टेबल ध्यान में रखना होगा। लॉजिक गेट का अगर आपने सेशन नहीं दिखाऊंगा तो उसको आप जाके पहले देख के आएगा, उसके आपके जो लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट्स है आपको क्लियर हो जाएंगे, सो दैट आप इसको इजीली समझ पाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने उसको देख लिया होगा उन स्टूडेंट्स को ये काफ़ी ईजी लग रहा होगा, ठीक है। तो ग्रे टू बाइनरी करना है तो जिगजैग में जाना है, बाइनरी टू ग्रे करना है तो एडजेसेंट से मल्टीप्लाई करते हुए एक्सॉरिंग करते हुए जाना है, ठीक है। अभी इसमें क्या एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो आती है अगर हमारे पास ग्रे टू बाइनरी करते हैं तो ये तो हमने देख लिया। तो इसका जो लॉजिक गेट सर्किट्स है ये है एक्सॉर गेट हमारा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ग्रे का फर्स्ट डिजिट है ये तो एज इट इज़ ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, बाइनरी में। बट लेकिन ये जो B3 है ये हमारा एक्सॉर हो रहा है सेकंड के साथ में, ठीक है, ये सेम, ओके। फिर देन इसका आउटपुट जो है फिर एक्सॉर हो रहा है इसके साथ में, फिर देन इसका एक्सॉर हो रहा है। इस तरीके से ये है लॉजिक सर्किट ग्रे टू बाइनरी कन्वर्टर का। और अगर बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर है तो यहाँ पे लॉजिक गेट में आप देख सकते हो, ठीक है, इंडिविजुअल इनपुट्स है, ठीक है। आप देख पाओगे इसमें और इसमें डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस आप देख पाओगे। इसमें बेसिकली हाईलाइट किया गया ये जो आउटपुट है हम लोग ये आउटपुट से इसमें ले रहे हैं ग्रे टू बाइनरी में, बट इसका जो एक्सॉरिंग का जो आउटपुट आ रहा है वो हम लोग एज इट इज लिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। बट हमारा जो इनपुट है उसी को हम लोग नेक्स्ट इसके लिए ले रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग एडजेसेंट लेके हुए चल रहे हैं, ठीक है, एक्सॉर गेट से, ठीक है। तो ये अगर आपको एग्जामिनेशन में पूछा गया तो विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज वैलिड फॉर बाइनरी टू ग्रे कन्वर्टर, तो ये करेक्ट आ जाएगा। और अगर ग्रे टू बाइनरी आता है तो ये आपका जो सर्किट है लॉजिक सर्किट, ये आपका सर्किट इंपॉर्टेंट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको दोनों भी रिप्रेजेंटेशन समझ में आएगी, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एडिशन पूछी है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर की, ठीक है। हमें लगने में काफ़ी आसान सा क्वेश्चन लग रहा होगा, बट लेकिन इस तरीके से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं MSc के एग्जामिनेशन में, ठीक है। काफ़ी सिंपल सा है। नंबर सिस्टम का सेशन मैंने लिया था, इसमें आपको समझ में आ जाएंगे कि हमारे हेक्साडेसिमल्स नंबर कहाँ के बीच में रेंज होते हैं। तो सबसे पहले हमारे हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एडिशन करना है हमारे पास DEF डॉट, ओके। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हेक्साडेसिमल नंबर्स का जो बेस रहता है वो रहता है हमारा 16 का, ओके। और इसमें नंबर्स डिजिट्स कहाँ से लेते हैं, 0 से लेके 15 तक, बट हम लोग यहाँ से 15 ऐसा रिप्रेजेंट नहीं करते। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लोग डिजिट्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और देन 9 to जो 15 तक रहते हैं वो हमारे रहते हैं A B C D E एंड F, ठीक है। तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, A 10, ओके, B 11, C 12, D 13, E 14 और F जो है हमारा 15, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, ओके। तो हम यहाँ पे एडिशन करना है DEF डॉट 1 2 से लेके 1 2 EF डॉट C, ठीक है। हम लोग इसको लिख लेते हैं, ठीक है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं एक कॉर्नर में DEF डॉट 1 2, इसके हमारे किसके साथ एडिशन करनी है 1 2 EF डॉट C, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको थोड़ा सेपरेटेड लिख लेता हूँ, ठीक है। 1 2 यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसका एडिशन करना है। इसका एडिशन करने के लिए यहाँ पे देखो 2 + 0 क्या हो जाएगा हमारा, सिंपली 2, करेक्ट। 1 + C क्या है, दैट मीन्स
1 प्लस सी, 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा 13। ओके, 13 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। ओके, और अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म आती है एफ प्लस एफ, दैट मीन्स 15 प्लस 15। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे 15 प्लस 15 एफ प्लस एफ मतलब हो जाएगा हमारा 30, बट 30 इस जो रेंज है हमारे हेक्साडेसिमल नंबर की, जो है हमारी 0 टू एफ के बीच में है नहीं। अभी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए 30 को हम लोग कुछ इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, 1 इंटू 16 प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि 16 तक हमारे नंबर है। ओके, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 30 माइनस 16, ठीक है, एक्स वो हो जाएगा हमारा 14। 14 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे हम लोग ई, बट यहाँ पे एक और टर्म है, यहाँ पे कैरी भी आ जाएगा 1। ओके, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा ई प्लस 1, ठीक है, 14 प्लस 14, दैट मीन्स आई चेंज द कलर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 28 प्लस 1 दैट इज 29, 29 को रिप्रेजेंट करेंगे 1 इंटू 16, 16 तक हमारे पास नंबर से प्लस एक्स, ठीक है। तो अगर हम लोग 29 में से 16 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 13, ठीक है, और 13 को रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू, दैट मीन्स एक्स ये जो नंबर है यहाँ पे आएगा। ओके, 13 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, करेक्ट, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे डी, और यहाँ पे आ जाएगा कैरी 1, करेक्ट। अभी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, 3 प्लस डी दैट मीन्स 16। ओके, 16 नंबर आ गया, बट लेकिन हमारे पास 16 को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 16 इंटू 1 प्लस एक्स, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 0, तो यहाँ पे हमें लिख लेना है 0, और आपका इसका कैरी आ जाएगा 1, 1 प्लस 1 क्या आता है, सिंपली 2। तो इसका जो फाइनल एडिशन मिला है मेरे पास 20DE.D2। ओके, ये जो है हमारा, दैट मीन्स ये ऑप्शन सी में आप देख सकते हो, ये करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे मैं आपको इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। ये जो नंबर सिस्टम का, आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड में लेके चलता हूँ। देखिए हमने क्या कर लिया, हेक्साडेसिमल नंबर को सबसे पहले लिख लिया, ठीक है, हमारे रेफरेंस के लिए। जो एडिशन करनी थी, अगर हमारे पास 4 प्लस 5 आता है 9 तक हमारे पास हो जाता है, लेकिन इसके अगर बियॉन्ड जाता है तो आपको ये नंबर डिजिट्स तक कंसिडर करना होगा। बट आपको ध्यान में रखिएगा हेक्साडेसिमल का बेस कितना रहता है 16, तो हमने इसलिए 16 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया, जो यहाँ पे आ जाएगा प्लेसेस पे हेक्स के नंबर पे, और कैरी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर हमने यहाँ पे 13 लिख लिया तो 1 इंटू 16 हो जाएगा हमारा इसका बेस के साथ, प्लस एक्स का वैल्यू जो आता है वो आ गया हमारा पास इस केस में 14। तो 14 हमने ई यहाँ पे लिख लिया और यहाँ पे हमने कैरी कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसेस में समझ में आया होगा। ओके, इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। और मैं आपको बता दूं, नंबर सिस्टम्स के अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो हमने कोचिफाई पे ऑलरेडी एक सेशन अपलोड कर दिया है कंप्यूटर अवेयरनेस पे, जिसमें हम लोग डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्स में आपके जो नंबर सिस्टम का कन्वर्जन है और उसके कॉन्सेप्ट्स है ऑलरेडी अपलोड करा दिए। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, उसको जाके देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपको 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में से। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अकॉर्डिंग टू द डी मॉर्गन्स सेकंड थ्योरम, डी मॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है एंड गेट इज इक्वलेंट टू द बबल और गेट। ओके, एंड गेट इज इक्वलेंट टू द बबल और गेट। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम और ये सेकंड थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या करते हैं, दिस थ्योरम शोज एन इक्वलेंट ऑफ नॉर गेट विद एन एंड गेट हैविंग अ बबल्ड इनपुट, ठीक है। दैट मीन्स नॉर गेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इक्वलेंट, जो हम लोग एंड गेट के साथ बबल इनपुट के साथ प्रेजेंट करते हैं। ओके, ये कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, बबल्ड इनपुट है, एंड गेट है ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारा नॉर गेट है। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या करता है डी मॉर्गन्स का, इट सेज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट, ये डॉट यहाँ पे होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ओके, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट और सेकंड थ्योरम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर गेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा नॉर गेट है, और गेट का जैसे रिप्रेजेंट है, ये नॉर का अगर आउटपुट है तो ये अगर हो गया हमारा और का, तो उसमें क्या आता है 0 के लिए 0 के लिए 0 और बाकी सभी के लिए 1 रहता है, ठीक है। उसी का उल्टा रहता है हमारा नॉर के लिए, ठीक है, सिंपल है। तो दैट मीन्स दिस थ्योरम शोज दैट इक्विवेलेंट ऑफ नॉर गेट विद एंड गेट विद अ बबल्ड इनपुट, ठीक है। इससे हमारा जो भी इनपुट देते हैं हमारे इन्वर्ट हो जाते हैं। बबल्ड इनपुट मतलब क्या हो गया, इस बबल को हम लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बबल देना मतलब हो गया कि वो हमने उसको नॉट कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे ए प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ए बार मिलेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। 0 प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमें मिलेगा उसका आउटपुट में 1, ठीक है। तो ये हो गया
फर्स्ट थ्योरम डी मॉर्गन्स का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। उसी तरीके से नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या कह रहा है, इट इज़ अ इक्विवेलेंट ऑफ नैंड गेट। पहला हमारे पास क्या था, नॉर गेट एंड गेट के साथ में, हमारा है अभी नैंड गेट और गेट के साथ में, करेक्ट। इस केस में हमारे पास क्या कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ये ए और बी को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, ये हमारा हो गया प्रोडक्ट, इसको हमने कर दिया कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। आपको दोनों में से एक ना एक डेफिनेटली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसमें क्या किया हमने, नैंड गेट को रियलाइज किया और गेट के साथ में बबल इनपुट के साथ। ये और गेट है, इसमें बबल इनपुट दे दिया, देखिए और गेट लिख लिया हमने, इसके साथ नॉट गेट है, ओके। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नैंड गेट का लॉजिक। नैंड गेट का ये हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है, NAND। और एंड गेट का आपको ट्रूथ टेबल आपको ध्यान में आया होगा, ठीक है। एंड गेट में जब तक आपके दोनों भी इनपुट्स आपके 1 नहीं रहते तब तक आपका आउटपुट 1 नहीं आता, और बाकी सभी के लिए 0 रहता है। उसी का अपोजिट आप देख पाते हो, ये नैंड गेट का आउटपुट हो गया। मतलब अगर हमारे पास दोनों भी 0 है, दोनों में से 0 1 है या फिर 1 0 है, तो उस केस में हमारे पास आउटपुट 1 रहता है। बट उसी का अपोजिट है एंड का, एंड का अपोजिट है नैंड, जस्ट हमने एक उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ओके। तो आई होप को ये दोनों भी थ्योरम समझ में आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम। और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, डी मॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम पूछा था। उसमें क्या किया था हमने, नैंड गेट को रिप्रेजेंट किया था बबल और गेट के साथ में, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन जो है काफ़ी कन्फ्यूजिंग से, इसलिए आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए काफ़ी बेसिक से टर्मिनोलॉजी से, लेकिन इसी तरीके से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इस केस में क्या है हमारे पास, हमें आउटपुट का वाई इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक हमारे पास लॉजिक सर्किट गिवन है जिसमें आपको एंड गेट्स बबल आउटपुट में है, उसके साथ में बबल, दैट मीन्स क्या हो गया हमारा, नॉट गेट हो गया, ओके। ये आपको पता है, इसका आपको आउटपुट इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो उस केस में हमारे पास आउटपुट इक्वेशन कैसा आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे जो नैंड गेट का ए बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए बार ए नैंड बी, दैट मीन्स ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये तो हो गया इस लॉजिक गेट का आउटपुट, ठीक है, नैंड का। इस केस में क्या किया है, ए को हमने पहले इन्वर्ट कर दिया, ओके। पहले ही हमने नॉट गेट लगा दिया और ये सिंपल नैंड गेट है। तो हमारा क्या हो गया, ए तो कॉम्प्लीमेंट हो गया, इंटू नैंड इंटू एंड हमने कर लिया, एंडिंग किया किसके साथ में, बी के साथ में, ठीक है। उसी तरीके से इस पॉइंट पे जो आउटपुट आएगा हमारा वो क्या आएगा, ए तो एज इट इज़ ऐसे कैसे आ रहा है, ठीक है, आई हाईलाइट दिस, ठीक है। ए तो एज इट इज़ ऐसे कैसे आ रहा है, बट जो बी को हमने नहीं किया, इसको नॉट गेट लगा दिया इस पे केस पे, ठीक है। ये क्या हो गया, जस्ट हमारा नॉट गेट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे बी दे रहे हैं तो हमें आउटपुट में बी कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, तो ठीक है। तो ए एंडेड विथ बी कॉम्प्लीमेंट, करेक्ट। ये हमारे पास तीनों इसके आउटपुट हो गए, तीनों गेट के, जैसे ए बी और सी के आर्बिट्री वैल्यूज हैं, कोई भी आपको 1 2 3 भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका क्या किया हमने, ऑरिंग किया। ऑरिंग में हम लोग एडिशन करते तो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, ए बी बार प्लस इसका क्या आउटपुट है, ए बार बी प्लस ए बी बार, करेक्ट। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉमन कर लेंगे। इससे हम लोग एक लॉ से हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ए बार प्लस बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार, करेक्ट। तो हम लोग ए बार कॉमन निकाल पाएंगे यहाँ से, ए बार इन ब्रैकेट 1 प्लस बी, ओके, 1 प्लस बी इसमें से, और इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया, प्लस बी बार हम लोग कॉमन निकाल पाएंगे इसमें से, बी बार 1 प्लस ए, ओके। तो इसका आउटपुट क्या है, इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है और इसका भी वैल्यू 1 हो जाता है, ओके। तो ए बार प्लस बी बार, ये इसका हमारे पास आउटपुट हो जाएगा, ओके। तो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगा हमारा, ए बार प्लस बी बार, ए बार और बी बार, ओके। बार दैट मीन्स ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा आउटपुट इक्वेशन ऑफ वाई। इसी तरीके से इसको आपको अप्रोच करना होगा। देखिए लॉजिक गेट का जो SSJ के टाइम पे मैंने 2 क्वेश्चन सेशंस आपको प्रोवाइड किए थे, इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर की थी, उसको जाके देखेगा। जो भी हमारे रिस्पेक्टिव सेशंस रहते हैं उसको आप ध्यान से देखा करिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे जो भी हम लोग सेशंस प्रोवाइड करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो आपके सारे एग्जामिनेशन के लिए कॉमन रहते हैं और आपको सभी के लिए उसको रेफर करना होगा। काफ़ी ज़्यादा यूजफुल MCQs आपको उसमें मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ओके।
तो इसके साथ आपको वो बाकी सारे भी सेक्शन जाके देखने होंगे, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर था अभी बेसिकली ऑप्शन डी, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। ये था हमारा आउटपुट। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट्स कम अंडर द क्लास ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स में हमारे पास कौन से आते हैं, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर, जेके फ्लिप फ्लॉप या फिर काउंटर। तो उस केस में हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में फुल एडर आता है, फुल सब्सट्रैक्टर आता है और हमारे पास जेके, हमारे पास हाफ एडर भी उसमें आता है। और जेके फ्लिप फ्लॉप और काउंटर जो है वो उसमें नहीं आते, वो जो है हमारे सिक्वेंशियल सर्किट है। दीज आर सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है। और ये जो है हमारे ये कॉम्बिनेशनल है, करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3 आर द कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर और हाफ एडर ये हमारे कॉम्बिनेशनल है। और ये जो बाकी है जेके फ्लिप फ्लॉप एंड काउंटर, दीज आर द सिक्वेंशियल सर्किट्स। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, टू एड 2 m बिट नंबर्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ एडर इज। 2 m बिट नंबर्स को ऐड करना होगा तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ एडर सर्किट क्या है, वो है हमारे 2m-1। इसका ये करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ए, 2 टू द पावर m नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। 2 m बिट नंबर्स को ऐड करना है तो जो हाफ एड्रेस की रिक्वायरमेंट रहेंगी वो रहेगी हमारे 2m-1। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इट हैज़ अ 1 टर्मिनल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इट हैज़ अ 2 आउटपुट, करेक्ट। It has a 2 output which are complement of each other. This is also correct. It is a bistable device. This is also correct. Okay. तो ऑप्शन ए हमारा इसमें इनकरेक्ट था और यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अ डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी मेड फ्रॉम अ जेके फ्लिप फ्लॉप बाय मेकिंग। डी फ्लिप फ्लॉप को अभी हमें बनाना है जेके फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 क्वेश्चंस बनते हैं। मैं आपको दोनों भी वेरिएशंस आपको बता देता हूँ। इसमें क्या करेंगे, जो जे को है हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे के बार के साथ में, ठीक है। तो जाके हम लोग डी फ्लिप फ्लॉप हम लोग बना पाएंगे। ओके, कुछ इस तरीके से ये हो गया हमारा जे के, ये क्लॉक हो गया इनपुट सी। डी फ्लिप फ्लॉप के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका जो नॉट कर देंगे हम लोग जे के साथ, ठीक है। तो जाके हम लोग यहाँ पे Q और Q बार ये हमारे 2 आउटपुट स्टेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने डी फ्लिप फ्लॉप बना लिया। जे के फ्लिप फ्लॉप से क्या कर दिया हमने, जे को हमने कॉम्प्लीमेंट कर दिया के साथ में, के बार के साथ में। इसी तरीके से अगर आपको टी का पूछा जाए, ठीक है, मैं आपको कलर चेंज करके बता देता हूँ। इसका जो नेक्स्ट वेरिएशन है, कभी कभी एग्जामिनेशन में डी को करना है तो जे को हम लोग कॉम्प्लीमेंट कर देंगे के साथ में, ठीक है। ओके, जो इनपुट है वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट रहेंगे एक दूसरे के, जे और के। ओके, डी को हम लोग यहाँ पे दिया तो डी बार यहाँ पे के को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आपको टी बनाना है, टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है जे के फ्लिप फ्लॉप से, तो हम लोग जे इज इक्वल्स टू के कर देंगे, ठीक है। सिंपली दोनों भी इनपुट को कॉमन कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा क्लॉक, क्यू और क्यू बार ये आउटपुट हो गया हमारा, ठीक है। टी के लिए हम लोग कॉमन इनपुट फीड करेंगे जे और के से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे। यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया और यहाँ पे हमने एज इट इज रखा। टी के लिए फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम लोग जे और के को कॉमन देते हैं और डी के लिए हम लोग उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर था। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग काउंटर रिजल्ट्स इन अ लीस्ट डिले। सबसे कम डिले किसका रहता है, वो रहते हैं हमारे सिंक्रोनस काउंटर का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। सिंक्रोनस काउंटर क्या है, वो सेम टाइम पे हमारे जो फ्लिप फ्लॉप रहते हैं उसके अंदर के वो ट्रिगर होता है साइमल्टेनियसली, ओके। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल काउंटर। साथ साथ में आपको बता दूं, जो हमारे असिंक्रोनस काउंटर रहते हैं, ओके, वो रहते हैं हमारे रिपल काउंटर, ठीक है। और हमारा लीस्ट डिले किस में रहता है, वो रहता है हमारे सिंक्रोनस काउंटर्स के अंदर, ओके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 11। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स नेसेसरी टू कनेक्ट 8K मेमोरी चिप्स। कितने एड्रेस लाइन्स हमें रिक्वायर्ड रहेंगी 8K मेमोरी चिप्स को हमें कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, एड्रेस करने के लिए, ओके। नंबर ऑफ एड्रेस लाइन नेसेसरी टू कनेक्ट 8K मेमोरी चिप। 8K मेमोरी चिप को कनेक्ट करने के लिए कितने एड्रेस लाइन की ज़रूरत रहेंगी, ठीक है। तो n नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स हमारे पास कितने आती है, टू टू द पावर n एड्रेस लाइन हम लोग लोकेशंस को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा साइज ऑफ मेमोरी चिप रहता है तो वो हमारे पास गिवन है 8K का,
ओके तो उस केस में हम लोग कैसे बाइफरकेट करेंगे, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 10, ये हो जाएगा हमारे 2 टू द पावर 13, दैट मीन्स 2 टू द पावर 13 हमें एड्रेस लाइन की रिक्वायरमेंट रहेंगी। दैट मीन्स 13 एड्रेस लाइन विल बी रिक्वायर्ड टू एड्रेस दिस मेमोरी लोकेशन। ओके तो n नंबर ऑफ एड्रेस लाइन्स हमारा कितना प्रोवाइड करता है, हमारा 2 टू द पावर n एड्रेस लोकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमें 8K को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका वैल्यू कुछ डिफरेंट आता है, बट इट इज़ नियरली 8K। ओके 8192 समथिंग आता है, आप इसको क्रॉस चेक करेगा। तो 8K को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 10 करेंगे, दैट मीन्स हमारे पास 13 एड्रेस लाइन की ज़रूरत रहती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये इस तरीके से क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाना है असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल के एग्जामिनेशन के लिए। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डिजिटल क्लॉक द कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पल्स इज जनरेटेड बाय। कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पल्स हम लोग ब्लॉकिंग ऑसिलेटर, अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर या फिर मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से प्रोड्यूस करते हैं। तो उस केस में हम लोग जो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग करते हैं अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर से। ये काफ़ी कॉमन सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, मोनोस्टेबल में क्या रहता है, एक वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर रहता है जो कि उसमें एक ही स्टेबल स्टेट रहती है। बाइस्टेबल में फ्लिप फ्लॉप में 2 स्टेबल स्टेट रहती है और सिंगल पल्स एक तो पॉजिटिव की देता है या फिर वो नेगेटिव वैल्यू की देता है। बट ये जो अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी। इसमें इसकी जो ड्यूटी साइकिल रहती है वो रहती है हमारे पास 50% सी। दैट मीन्स ये क्या करता है, 50% के लिए हाई रहता है और 50% के लिए लो रहता है। ओके तो यही हमारे डिजिटल क्लॉक में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस या पल्स जनरेट करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। यही हमारा अस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर फंक्शन करता है। ओके ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 13। 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कैन एड्रेस। 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट कितना एड्रेस कर सकते हैं, कितने लोकेशंस एड्रेस कर सकता है। तो उसमें 16 एड्रेस बिट्स रहते हैं और 8 डेटा बिट्स रहते हैं। ठीक है, तो उसमें 2 टू द पावर 16 मेमोरी लोकेशंस रहते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास 64 KB का मेमोरी लोकेशंस रहते हैं। ठीक है, उसकी मेमोरी साइज रहती है। ओके 8085 में 8 डेटा लाइन्स रहती है और हम लोग मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं उसको। किससे कर सकते हैं, AD0 से लेके AD7 से। ये मैंने आपको पढ़ाया था हमारे माइक्रो प्रोसेसर का जो सेशन है। एक माइक्रो प्रोसेसर 8085 का हमने MCQ लिया था, उसमें ही हमने सारी चीज़ें कवर की है, उसको जाके देखेगा। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर यूनिट एड्रेस कर सकता है 2 टू द पावर 16 मेमोरी लोकेशंस को। ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर इज करेक्ट। 8085 के लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन लास्ट एग्जीक्यूटेड, नहीं ये नहीं है। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, स्पेसिफाई द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, नहीं ये भी नहीं है। प्रोग्राम काउंटर स्पेसिफाइज द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, ये स्टेटमेंट हमारा कंसिडर हम लोग इसमें करेक्ट करेंगे, जो कि हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, दैट मीन्स अ प्रोग्राम काउंटर इज अ रजिस्टर इन ए कंप्यूटर प्रोसेस दैट कंटेन्स द एड्रेस लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। जो इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं तो स्टोर होंगी, उसका एड्रेस ये हमारा प्रोग्राम काउंटर स्टोर करके रखता है। ओके ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर कैन बी मिनिमाइज टू। ये जो यहाँ पे लॉजिक सर्किट है हम लोग इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, सो दैट हम लोग लिस्ट नंबर ऑफ हमें गेट्स की रिक्वायरमेंट रहे। ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे, इसका जो आउटपुट है बेसिकली वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या है, हमारा नॉर गेट है, ये नॉट गेट है और ये भी हमारा नॉर गेट है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, देखिए x प्लस y, ये नॉर हो गया, डेट मीन्स हम लोग इसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बबल आ गया, तो प्लस हम लोग क्या करेंगे x बार करेंगे। ठीक है, x बार, ठीक है, और इन दोनों का जो आउटपुट है, ठीक है, इसका और इसका, ये तो हो गया इसका, ठीक है, और ये हो गया इसका, इसको हमने कर दिया नॉर गेट। दैट मीन्स इसको भी हमने ऐड कर दिया इसको कॉम्प्लीमेंट लेके। ठीक है, दैट मीन्स क्या आ गया इक्वेशन, मैं फिर से लिख लेता हूँ, x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट प्लस x कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अभी हम लोग, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था डी मॉर्गन्स का लॉ क्या है। ठीक है, सम ऑफ, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो इसमें हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, x प्लस वाई बार होल बार को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x बार इंटू वाई बार। ओके, डी मॉर्गन्स का लॉ भी मैंने आपको बताया था, इसलिए हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, x बार इंटू वाई बार प्लस x बार का होल बार। ठीक है, इसको इसमें से हम लोग x बार कॉमन निकाल पाएंगे, x बार 1 प्लस वाई बार कॉमन निकाल लिया।
ठीक है। तो इस केस में 1 + y बार 1 हो जाएगा, दैट मीन्स x डबल बार का हो जाएगा हमारा x, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा जो आउटपुट हमें मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है हमारा जो ऑप्शन सी है इसमें से, ठीक है। इस केस में आप देख पाओगे यहाँ पे x का जो आउटपुट हो गया, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। हमें क्या मिला था, x डबल बार इज इक्वल्स टू एक्स, ओके, x डबल बार इज इक्वल्स टू एक्स, करेक्ट। ये तो हो जाए, अगर हम लोग डबल कॉम्प्लीमेंट कर देते तो इसका आउटपुट सेम ही आता है, ओके। तो इस केस में x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x बार हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे नॉट गेट लगा है, और यहाँ पे एंड गेट को, ये नैंड गेट है, दोनों भी 0 0, नैंड गेट का आपको आउटपुट पता है 0 0 0 1 1 0 1 1 के लिए, तो ये दोनों भी इनवैलिड हो जाएंगे क्योंकि दोनों भी कॉमन, एक तो 0 रहेगा एक तो 1 रहेगा। आउटपुट हमें क्या आता है, 0 0 के लिए 1 1 1 के लिए 0, ठीक है। तो x बार के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, x डबल बार, ओके, 0 0 के लिए 1 इन्वर्ट हो रहा है इसमें, ठीक है। दैट मीन्स x डबल बार विल बी इक्वल्स टू x। तो हम लोग इस सर्किट से इसको रिड्यूस कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा था, बेसिक सा। पहले हम लोग उसको डी मॉर्गन्स लॉ और ये सारे लॉ से उसको रिड्यूस किया, देन हमने इसमें से वैलिड जो सर्किट है, रिड्यूस सर्किट, वो हमने देखा, ठीक है। तो ये हमें निकला हमारा ऑप्शन सी इसमें से। कर बाकी इसमें अगर देख पा रहे हो तो x को डायरेक्टली x बार आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे जो इनपुट प्रोवाइड कर रहा है वही हमें आउटपुट में सेम मिल रहा है, तो ये हमें ऑप्शन सी इसी में मिल रहा है। इसमें भी आप चेक कर सकते हो, इसमें नहीं आएगा, ठीक है। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अ डी मल्टीप्लेक्सर कैन बी यूज्ड एज, डी मल्टीप्लेक्सर को हम लोग एज अ डिकोडर करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लेक्सर मतलब क्या हो जाता है, मल्टीपल इनपुट कंबाइंड इनटू वन। मल्टीप्लेक्स में आप जाते हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ शॉप्स रहते हैं, एक इसमें डी मल्टीप्लेक्सर, दैट मीन्स एक इसमें डी मल्टीप्लेक्स कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई है तो हम उसको डी कोड कर सकते हैं, ओके। अगर मल्टीप्लेक्सर पूछा गया तो हम लोग इसको एनकोडर करके भी इसको मार्क कर सकते हैं एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। द टाइम पीरियड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड फॉर ऑसिलेशन ऑफ 555 टाइमर आईसी इज गिवन बाय। टाइम पीरियड क्या है ऑसिलेशन का 555 टाइमर आईसी का, वो रहता है हमारा t इज इक्वल टू टी हाई प्लस टी लो, ओके। तो टी हाई और टी लो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टी हाई को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 0.693 आर ए प्लस आर बी इंटू सी, प्लस टी लो को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 0.693 आर बी इंटू सी, करेक्ट। तो उस केस में हम दोनों का एडिशन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक कॉमन निकल जाएंगे इसमें से 0.693 आर ए प्लस ट्वाइस ऑफ आर बी इंटू सी, ठीक है। ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा ऑसिलेशंस का 555 टाइमर ऐसी का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। Propagation delay through the master slave flip flop is given as 100 nanoseconds. The maximum clock frequency that can be used with the flip flop is, अगर हमारा propagation delay है master slave flip flop का 1000 नैनोसेकंड्स का, तो मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है अगर हम लोग इस फ्लिप फ्लॉप के साथ यूज़ करना चाहे तो वो हो जाएगा हमारा। देखिए ध्यान में रखिएगा, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के अंदर जो मिनिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी रहती है वो रहती है हमारी प्रोपोगेशन डिले ही रहता है बेसिकली, ठीक है। तो FM अगर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्लॉक फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हो जाएगा 1/TC, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा मिनिमम क्लॉक टाइम है वो सेकंड्स में, तो ये हमारा पास कितना है गिवन है 1000 नैनोसेकंड्स, तो 1/1000 इंटू 10⁻⁻9 अगर हम लोग लिख लेते हैं तो हो जाएगा हमारे पास 10⁻6 हर्ट्ज, ठीक है। तो 10⁻6 हर्ट्ज मतलब क्या हो जाएगा 1 मेगा हर्ट्ज, ओके। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which is question number 19. The logic family with the lowest power dissipation is, lowest power dissipation में से लॉजिक फैमिली में से कौन सा है, तो वो है हमारा CMOS। आंसर आपको पहले रिवील हो गया था बट ध्यान में रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ओके। CMOS का फुल फॉर्म आता है, उसका पावर कंजम्पशन काफ़ी कम रहता है, लोवेस्ट पावर कंजम्पशन रहता है। उसका जो चार्ट है CMOS TTL, दैट मीन्स ट्रांजिस्टर लॉजिक इमिटर कपल्ड लॉजिक का ये जो चार्ट है आपको इसको एक बार पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपके एग्जामिनेशन के लिए कोई भी इसमें से एक बार पॉइंट पूछा जा सकता है। देखिए जैसे अभी आपको पूछा गया लोवेस्ट पावर कंजम्पशन किसका है, तो जो लॉजिक फैमिली है सबसे लोवेस्ट पावर जिसका डिसिपेट होता है वो है हमारे CMOS का, ठीक है। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, वो डैमेज हो जाते हैं हमारे स्टैटिक डिस्चार्ज से और वोल्टेज स्पाइक से भी, ठीक है। उसी तरीके से ECL के भी डिसएडवांटेजेस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सिस्टम AC फ्लैग इज यूज्ड इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कौन से नंबर सिस्टम में जो AC फ्लैग रहता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग जिसको हम लोग कहते हैं, ओके, वो हमारे किस में रहता है, वो रहता है हमारे BCD में। दैट मीन्स BCD का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल में। देखिए जो फ्लैग्स रहते हैं हमारे, वो रहते हैं हमारे पास SZ क्रॉस AC क्रॉस P क्रॉस CY, ठीक है। ओके तो हम लोग जो AC फ्लैग यूज़ होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर में, ये हम लोग BCD नंबर सिस्टम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और MCQs को डिस्कस करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, इसका आपको करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। 8085 में इसमें से कौन सा एड्रेसिंग मोड नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेशन समझ में आएगा। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs और Coachify_official को ज्वाइन करें। इस सेशन को आपके दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ पे हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। आपके महाट्रांसफो के नॉन टेक्निकल सेशन, इंपॉर्टेंट सेशन में आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।